हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। ये सीरीज होने वाली है बेसिक टू एडवांस इन स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में बेसिक से बेसिक कैसे सीख सकते हो और उसमें एडवांस कैसे जा सकते हो। स्टॉक मार्केट की आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इन 10 एपिसोड्स में। और ये पहला एपिसोड है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज हमारे साथ हैं फाउंडर ऑफ सूर्य इंटेलिजेंस, सोमिल जैन। वो हमको बहुत सारी बातें सिखाएंगे स्टॉक मार्केट से। और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वो आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे। तो हर एक सीरीज आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। और आपको अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो सीरीज में, आप जाके पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो वहां पे अपन अगली सीरीज में ऐड कर देंगे आपके क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम सोमिल जैन, फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस। वेलकम सोमिल जैन। वेलकम विशाल जी, कैसे हैं आप? ऑसम, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। सब कुछ ठीक। आप बताइए, सब घर परिवार में सब ठीक? या, ऑल गुड। सो जी। कैन वी स्टार्ट द सेशन? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बताइए क्या पूछना ओके, चाहते तो हैं। मतलब बहुत से लोगों, यस सर, यस। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि बहुत से लोग रहते हैं जो इंडिया में, मेरे कुछ लोग भी, मेरे दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कि इसमें कैसे क्या करते हैं। तो मतलब उनको मोस्ट ऑफ द पीपल नो, मतलब बहुत से कम लोगों को पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे क्या करते हैं। तो बहुत से लोग नहीं जानते स्टॉक मार्केट क्या है। तो उनके लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? कैन यू एक्सप्लेन इट? देखिए, स्टॉक मार्केट को जानने से पहले इंसान को ये समझना जरूरी है कि वो स्टॉक मार्केट में जा क्यों रहा है। और जाने के लिए, रीजन के लिए ये जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो ये एक यस। नेवर एंडिंग साइकिल है। तो पहली चीज आप ये जानिए, स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे कंपनीज के स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। कंपनी का स्टॉक कहने का यस। मतलब है कि कंपनी की ओनरशिप की ट्रेडिंग होती है। अब ये कंपनी की ओनरशिप यस। कैसी होती है, क्या होती है, इसके लिए डिटेल में तो खैर काफी सारे सेशंस लग जाएंगे। बट एक छोटे से रूप में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए विशाल, आपने और मैंने एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। उस बिजनेस में आधे पैसे आपने लगाए, आधे पैसे मैंने लगाए। तो हम दोनों की फिफ्टी यस। फिफ्टी फिफ्टी परसेंट की पार्टनरशिप है, राइट। तो ये जो फिफ्टी यस। फिफ्टी परसेंट की पार्टनरशिप है, अब मान लीजिए 10 साल तक हमने बिजनेस चलाया, अच्छा खासा मुनाफा हुआ, सब कुछ हुआ। बट अब मेरा मन नहीं है उस बिजनेस को कंटिन्यू करने का, राइट। तो मैं क्या ओके। करूंगा, मैं जो मेरी पार्टनरशिप थी वही आपको बेच दूंगा, राइट। यस। या मैं किसी और को वो बिल्कुल। पार्टनरशिप बेच दूंगा अगर मैं उस बिजनेस से एग्जिट करना चाहता हूँ तो। उसके लिए मैं पैसे ले यस। लूंगा। तो जब शेयर बाजार की बात आती है तो यही सेम चीज है। लेकिन वहां पे क्या, कंपनीज इतनी बड़ी होती हैं कि उनके जो शेयर की जो यूनिट बनाई जाती है, उसकी फेस वैल्यू होती है, वो बहुत छोटी होती है। ठीक है। मतलब एक कंपनी यस। की पूरी ओनरशिप खरीदने के लिए हो सकता है आपको उस कंपनी के कुछ करोड़ शेयर खरीदने पड़े, जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर यस। कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल है, वो कंपनी की टोटल ओनरशिप है, 100% ओनरशिप। मान के चलिए किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं, तो 100% कैपिटल ओनरशिप यस। उसकी 1 करोड़ है। तो उसमें अगर मेरे को 50% की पार्टनरशिप चाहिए तो मुझे 50 लाख शेयर खरीदने पड़ेंगे उस कंपनी, राइट। तो जो आप यस। नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, उस कंपनी के जितने शेयर खरीदना चाहे, कोई 500 कोई 1000 शेयर खरीदता है, राइट। वो क्यों खरीदता है? यस। क्योंकि कंपनी जो भी बिजनेस करेगी वो सब पार्टनर्स में बराबर बटेगा, राइट। तो यस। जो 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 कंपनी का मुनाफा हुआ, तो जब भी वो पार्टनरशिप में बटेगा, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश अगर हिंदी में बोले तो। तो जो डिविडेंड है, हाँ। जैसे अभी लास्ट केस आप देखेंगे, बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, कल उनका रिजल्ट आया था, यस। उन्होंने 58 रुपए का डिविडेंड दिया एक शेयर पे। अब शेयर की यस। कीमत है 468 रुपए के आसपास होगी आज के भाव के हिसाब से, आज की क्लोजिंग पे। तो 468 रुपए के शेयर ने 58 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। मतलब अगर आपके पास 468 रुपए का आपने एक शेयर अकाउंट में खरीद रखा है, तो जो शेयर है वो अलग है, 58 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे उसके हिसाब से। तो अगले या। क्वार्टर में फिर बिजनेस आएगा, फिर कंपनी को लगेगा कि प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी को फिर दोबारा डिविडेंड बांटना है, वो आपको कीमत देगी।
और बीच में जो शेयर का प्राइस डिफरेंस है, बायस जो प्राइस डिफरेंस होगा वो भी आपको पैसा मिलेगा। तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का एक रीजन है पैसे को बढ़ाना, जब आप काम नहीं कर रहे हो। Yeah. मतलब यहाँ पे आप रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप प्राइमरी इनकम के लिए काम करते हैं तो उस टाइम पे जो आप काम करते हैं उससे आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, Yeah. आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को काम पे लगा रहे हैं और उससे आपको इनकम आ रही है, तो उसमें भी शेयर Yeah. बाजार एक टूल है। तो इसीलिए शेयर Yeah. बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना सही तरीके से, सही जानकारी के साथ बहुत जरूरी है। तभी आप फाइनेंशियली अपने आप को आगे जाके प्लान आउट कर पाएंगे और आप आगे आके बढ़ पाएंगे। आप सही। Yeah. Yeah. तो मीन्स आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन, जैसे कि आप बोल रहे हो कि डिविडेंड रहता है, और डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है? इंटरेस्ट आपको कंटिन्यूअस आता है। जैसे आपने कोई लोन लिया तो उस लोन पे आपको कंटिन्यूअस हम्म, इंटरेस्ट लगेगा, जो बैंक को आपको पे करना या पड़ेगा। डिविडेंड जो है वो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा है। मान लीजिए कंपनी ने अगर प्रॉफिट या किया तो आपको कंपनी डिविडेंड देने के लिए लायबल है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी आपको डिविडेंड क्यों या देगी? तो डिविडेंड जो है वो एक या यू प्रॉफिट आर का राइट। पार्ट है। या सो माय यस नेक्स्ट सर, क्वेश्चन कंटिन्यू। वुड बी फॉर यू। या जैसे कि मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? तो मतलब एक मतलब स्टार्ट मतलब अगर एक स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब वाला हो, तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, एक सही इन्वेस्टमेंट? देखिए, इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। पहली चीज आपकी या इनकम कितनी है। दूसरी चीज या आपके उस इनकम में से आपका खर्चा कितना होता है। उस खर्चे के अलावा या आपकी बचत कितनी होती है, ठीक है। जब आप या इन चीजों का पता लगा पाएंगे उसके बाद आगे की बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है। क्योंकि हाँ जो पैसा आपने कमाया उसमें से अगर आप खर्चा नहीं हाँ निकालेंगे और बचत नहीं करेंगे, उसके बगैर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई तो फिर क्या है, हर बार वो आपको फेवरेबल नहीं हो सकती। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना या मतलब जोखिम उठाना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप की हो। हाँ अगर आप एक जमीन भी खरीदते हैं तो उसमें भी जोखिम होता है। वो बात अलग है कि जोखिम बहुत कम है, ठीक है, या लेकिन जोखिम तो है। जोखिम कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट हम्म क्लास हो उसमें जोखिम रहेगा ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट या करने के लिए आपने जो आपकी बचत में से जो हिस्सा आपने प्लान करके रखा है कि इतना ही हिस्सा मुझे इन्वेस्ट करना है, उस हिस्से को आप स्टडी करते हैं कि आपको किस एसेट क्लास में डालना है। आपको शेयर बाजार में डालना है, आपको जमीन खरीदनी या है, आपको कोई घर खरीदना है, आपको एफडी करवानी है, आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, आपको सोना खरीदना है, राइट। तो वो एसेट या क्लास आपके गोल्स के हिसाब से चूज की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए दो छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मेरे ओके पास पैसा है, मेरे पास 1 लाख रुपए है इस टाइम यस पे। मैं उस पर रिस्क नहीं ले यस सकता, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये या 1 लाख रुपए बढ़ता रहे। मैं इस पर लेकिन एक या रुपए का भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सबसे कम रिस्क की हाँ एसेट क्या है? बैंक में एफडी करवाना। मैं एफडी करवा के रख दूंगा, या ठीक है। अब हाँ लेकिन वही 1 लाख रुपया है मेरे पास में जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, या लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो मैं हम्म, सोने में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। गोल्ड क्या है, या बुलियंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसका कंटिन्यूअसली प्राइस बढ़ते रहता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट टर्म में तो यस प्राइस फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। हाँ तो वो, तो मैं थोड़ा सा रिस्क जो उठा रहा हूँ मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा और ज्यादा हाँ रिस्क उठा सकता हूँ, तो फिर मैं म्यूचुअल फंड में चला जाऊंगा या एसआईपी करूंगा। हाँ और भी रिस्क उठा सकता हूँ तो मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करूंगा। अब जैसे मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं अच्छा खासा रिस्क एपेटाइट है, मेरा जोखिम उठाने की काबिलियत है या मेरे में, तो मैं किसी हाँ माइक्रो कैप कंपनी में पैसा डालना पसंद करूंगा जो बाद में जाके लार्ज कैप हो जाए। माइक्रो कैप मतलब 100 करोड़ हाँ की कंपनी हो इस टाइम पे, ठीक है, या उससे भी कम की कंपनी या हो, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की कंपनी हो, जो आगे जाके 1 लाख या करोड़ की कंपनी बन जाए, तो वहां से 1000 गुना या तक बढ़ जाए। जैसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे विप्रो के, इन्फोसिस के, कि पहले लोगों ने पैसे या डाले थे 25-25 साल पहले, 30-30 साल पहले, लेकिन आज जाके वो पैसे करोड़ों में हो गए। 1000 रुपए डाले तो उस टाइम पे या कुछ हजारों में डाले थे और इस टाइम पे वो करोड़ों में है ना। तो हाँ इन्वेस्टिंग यही होती है कि सही तरीके से अपने एसेट क्लास को जान के इन्वेस्ट कर। या
आपने बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, और अगर एक स्टूडेंट हो या मतलब कोई भी बंदा हो उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्स के तरीके से, और मतलब जो जितनी रिस्क ले सकता है उसके हिसाब से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब अब मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाउ टू स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को हम कैसे स्टार्ट करें? स्टॉक मार्केट में एक एंट्री लेनी हो, अभी हमको कुछ पता नहीं, जैसे कि मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब मुझको पता है स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग मिलियनर बने हैं, बहुत सारे लोग बहुत रुपए कमा चुके हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, और वॉरेन बफेट इज अ ग्रेट एग्जांपल, एज यू नो। तो आपको हाउ एक आई कैन एग्जाम्पल स्टार्ट? आपको एक एग्जाम्पल आपने वॉरेन बफेट जी का लिया, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, आपने अच्छा याद दिलाया। ठीक है, तो या जो ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे उनके लिए नाम बता देता हूँ। खैर, इंडिया के जो सबसे बड़े बैरन्स अभी हैं, करंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो थे ये आज़ादी के पहले के थे, हैं अपने पास के ही शहर या के, इंदौर शहर के सर सेठ हुकुमचंद। ये इकलौते ऐसे भारतीय या इंसान है जिनको सेठ जी की पदवी भी थी और सर की पदवी भी थी, जो अंग्रेजों ने दी थी। या कहते थे इनके नाम के आगे कहावत चलती थी, आज को भाव तो ये है, कल को सेठ हुकुमचंद जाने। तो या ट्रेडिंग के बादशाह कहा जाता था उनको। कॉटन प्रिंस ऑफ हाँ, इंडिया के नाम से भी मशहूर थे। उस समय पे इनके पास में सोने की डैमलर थी, मर्सिडीज, सोने की पेंटेड या मर्सिडीज थी। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन में 80 लाख रुपए के से ऊपर का दान दिया है, जो आज के भाव के हिसाब से करीबन करीबन 5,000 करोड़ की वैल्यू है, जो उन्होंने सिर्फ दान क्या दिया है। बात। तो अब आप उनकी संपत्ति का उस समय पे अंदाजा लगा सकते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण ये भी था कि जो अंग्रेजों ने इनको सर की हाँ जो उपाधि दी थी, वो उपाधि उन्होंने हाँ उनको इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को करोड़ों रुपए का लोन दिया था बिना ब्याज। हाँ ठीक है, इनको कॉटन प्रिंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। भारत देश के इकलौते हाँ, इन्वेस्टर है जिनकी फोटो आज भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लगी हुई है। क्या बात है। तो सिर्फ मीन्स ऐसा इट ही इज अ नहीं। ग्रेट थिंग। बताइए बताइए। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मुझको अभी तक इस बारे में पता ही नहीं था जो आपने बताया। हाँ, आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात आप कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको एक एग्जांपल और बताऊं, क्योंकि ये तो सब क्या है, मैं ये नहीं कहता वो कुछ खराब है, इनफैक्ट वो बहुत बड़े इस मॉडर्न टाइम के बहुत बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला जी, नो डाउट। उनकी जो नज़र है, पैनी नज़र है चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए या जो स्टॉक्स निकालने के लिए, जो अंडर वैल्यूएशन वो देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि वो मिट्टी जो पकड़ते हैं और वो सोना बनने की ताकत रखती है, उसी मिट्टी को उठाते हैं हाथ में। हाँ ठीक है, तो वही है। अब आपने कहा था, आपके मुख्य क्वेश्चन पे आते हैं हम कि स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट करने के लिए लगता कुछ नहीं है, एक ब्रोकर को आपको कांटेक्ट करना होता है। ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट आपका ओपन करता है। डीमैट अकाउंट के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट, या आपके सिग्नेचर, आपका स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने या का, और चूंकि लेटेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है जो ब्रोकर आपसे सबमिट करवाएगा, जो बेसिक केवाईसी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका रजिस्ट्रेशन होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे, डीपी जिसको हम बोलते हैं, सीडीएसएल या या एनएसडीएल, जो भी आपका ब्रोकर उस टाइम पे यूज कर रहा होगा, जो भी सीडीएसएल एनएसडीएल, खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूँ। आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आपके जो अकाउंट में आते हैं वो सीडीएसएल के पास रजिस्ट्री होती है। जैसे आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप या नगर पालिका में जाके उसका पंजीयन कराते हैं कि ये आपके हम्म, नाम की जमीन है। सेम वैसे ही सीडीएसएल एनएसडीएल के पास में आपकी रिपोर्ट होती है कि ये शेयर आपके स्टॉक के अकाउंट का है। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। तो ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात पे मैं अब आता हूँ कि स्टार्ट करना कैसे या है। सबसे पहली चीज़, हाँ कंपनी है। अब देसी भाषा में या अगर आप क्या चाहेंगे कि जो पुरानी भाषा में सबके बोलते हैं उस भाषा में बताऊं, या थोड़ा देसी तरीके से बताऊं कि नॉर्मल लोगों को भी समझ में आए। आप देसी तरीके से बताइए, क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है वो हम्म मतलब लोग बिलोंग करते हैं, मतलब 90% इंडिया में लोग हिंदी ही बोलते हैं, और जो हम्म, मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं जानते। ठीक है। तो आप देसी तरीके से बताइए अपनी तरीके से। जी विशाल जी, तो देखिए क्या है, सिंपल सी अगर भाषा में बोलूं, कोई भी बिजनेस को अगर नापना है तो आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका आप ध्यान रखते हो। ठीक है, पहला, या धंधा करने वाला आदमी कैसा है।
हमारी जो देसी भाषा में हम बोलते हैं कि धंधा करने वाला इंसान कैसा है। दूसरा, धंधा जो है उसके वैल्यूज कैसे हैं। वैल्यूज से मतलब आप कहेंगे कि उस धंधे का टाइप एथिक्स कैसा है, या मॉडल कैसा है, एथिक्स कैसे हैं। ठीक है। तीसरी चीज या आती है उसका धंधा कैसा है एक्चुअल में, मतलब प्रॉफिट या लॉस, इन्वेस्टमेंट, लोन, या राइट, ये सारी चीजें। तो जब तक आप इन पैरामीटर को नहीं जानते उस कंपनी के बारे में, सिर्फ किसी ने बोल दिया है आपको ये शेयर लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, मत कीजिए इन्वेस्ट। ये शेयर बाजार आपके लिए नहीं बना है। आप आएंगे, आप उन 90% लोगों की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे जो हमेशा ये बोल के जाते हैं, अरे सब जुआ सट्टा है। क्या होता या है, यहाँ पे सिर्फ नुकसान होता है, किसी को फायदा नहीं होता। फायदा होता है, हम फायदा कमाने वाले बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फायदा कमाते हैं। ठीक है। तो यही चीज है, सबसे पहले आप जो कर रहे हो उसके बारे में समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उससे पैसा नहीं ओके कमा सकते। तो बेसिक नॉलेज में जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में फंडामेंटल रिसर्च होती है, टेक्निकल रिसर्च होती है। इसके बारे में हम आगे अपनी जो आप सीरीज डिस्कस कर रहे थे तो इनके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। लेकिन अकाउंट खोल लेने के बाद में उसके अंदर में पैसे आपको डिपॉजिट करने के बाद में अकाउंट, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उस पर बाय का बटन आप दबा सकते हो कोई भी स्टॉक पे बाय करने के लिए, तो आप जाके दबाओ ही। पहले समझ लो क्यों यस दबा रहे हो, किस लिए दबा रहे हो, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब ये हाँ समझ जाओ तभी बस पैसे इन्वेस्ट करो। हाँ बिल्कुल, आपने इस बात को ही बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करे कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपने बताई कुछ टिप्स, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, क्या कर रही, प्रॉफिट लॉस में जा रही, ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी अभी देखते हैं, मतलब अभी मेरा एक दोस्त है, शायद सरोंज का है, तो अभी स्टार्टिंग में उसको मतलब एक टाइप का स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड चस्का लग गया था। एक टाइप का मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। कुछ उसने सेविंग की करी थी पिछले 2 3 4 5 साल से, जो भी सेविंग करी थी उसने, तो वो लोग 25,000 रुपए थे। तो वो मुझसे फोन लाके पूछता है कि मुझको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझको उस टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम्म। तो तो मैंने उससे बोला कि अभी नहीं, जो अब पहले तू फोन ले ले, और फिर उसके बाद जो भी देखना है तो वो मुझसे पूछा फोन फोन ले लूं या फिर मैं स्टॉक मार्केट करना चाह रहा हूँ। तो उसको इतना इंटरेस्ट आया उसमें, तो उसके जो 25,000 रुपए थे, तो उसने सारे गए, मतलब इतना लॉस हो चुका था उसको, मतलब वो 24 घंटे उसी में लगा रहता था। तो लवला ये उसके जो भी लॉस था उसने बहुत लॉस गेन किया उसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको नहीं थी जो आपने दी, तो ये बहुत वैल्यूबल है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हेन एंड भाई टू स्टार्ट, कब और क्यों स्टार्ट करें। मतलब यार एक स्टूडेंट है या फिर एक बिजनेसमैन है या फिर एक जॉब करने वाला है, उसको कब और क्यों शुरू करना चाहिए, क्या सही समय है इसको स्टार्ट करने का, आप क्या आप बता सकते हैं। देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सवाल क्या है एक्चुअल में। क्योंकि जब आप बोल रहे हैं या व्हेन, तो व्हेन तो ऐसा है कि आप 18 साल के नहीं भी हुए हैं तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी प्रोविजन है मार्केट के अंदर में। तो या आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है। हो सकता है आप 10 साल या के भी हो, 8 साल के भी हो, लेकिन आप अपने गार्जियन के सुपरविजन में भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट द इशू कि आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है, स्टार्ट आप जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज समझ में आ जाए, जब आप सेविंग आप करना शुरू कर दें, तब आपको स्टार्ट करना चाहिए। या पहली बात। दूसरी बात, क्यों स्टार्ट करें, तो इस क्यों के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। कई लोग टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग अपना या जो पैसा जमा है वो इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन समझते हैं, महंगाई दर जो है, राइट, उससे मैच या करने के लिए करते हैं। महंगाई दर आप समझते हैं या कि अभी 4.5% से 6% के बीच में भी हमारी इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन या जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो 3.5% है। मतलब आज जो चीज 100 रुपए की मिलती है, कल वो चीज 105 रुपए की मिलेगी, मतलब 1 साल बाद, राइट। लेकिन जो आपका 100 रुपए या था वो बढ़ के कितना हुआ है, 103 रुपए 50 पैसा। तो 1.5 रुपए का तो आपको या नुकसान ही चल रहा है ना। तो इस महंगाई दर को हाँ काउंटर करने के लिए जो आपके पैसे की वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए भी इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो काम बिल्कुल की बात हमारी ये है कि इन्वेस्ट करने के पहले अपनी गोल डिसाइड करें कि हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो अब या आपने बोला स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए।
ट्रेडिंग शुरुआत में जाते ही साथ में आप जंप मत कीजिए ट्रेडिंग पे। आप ट्रेडिंग में जंप या करेंगे तो आप क्या है, देखिए इंसान है, सबसे गलतियां होती हैं और मार्केट कभी किसी को बख्शता नहीं है। अगर आपने गलती की है तो मार्केट में आपको नुकसान बैठेगा, ये मार्केट का सिद्धांत है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म पे, कि अगर मैंने कोई शेयर खरीदा, कोई कंपनी ढूंढी, मुझे शेयर का बिजनेस पसंद आया, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म पे रखूंगा। तो वहां पे वही पैसा रखिए। बिल्कुल। राइट। अगर आपके पास में कोई दूसरी इनकम सोर्स नहीं है तो, अगर कोई दूसरा हाँ, इनकम सोर्स है, आप जोखिम उठा सकते हैं, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उसी समय पे। लेकिन उसमें भी आपको बहुत ही संतुलित होके डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मेरी सलाह यही है, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट शायद आपने पढ़ा होगा वीडियोस में, आपको पता भी या होगा, चक्रवर्ती जिसको हम बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग या इफेक्ट जितना टाइम मिलेगा उसको, वो उतना जल्द ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल एज दैट। या और क्यों करना है, इस क्यों का आंसर तो आपको खुद को पता होना चाहिए। पैसा कितना कमाना है, कैसे कमाना है, और कैसे कमाने का तो नहीं बोलूंगा, किस तरीके से कमाना है, और उसमें हमारे जो गोल्स हैं वो कैसे हैं, उनको हमको ध्यान में रख के करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये भी क्लियर कर दिया। और मतलब कुछ रीजन तो मेरा फर्स्ट बाय तो लोगों का ये रहना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक टाइप से। तो और एक और बात रहना, एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन का, पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि ये कभी प्रूफ नहीं हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो स्टेटमेंट दिया था। चलिए, स्टेटमेंट मीन्स अच्छा आई है। वाज रीडिंग। हाँ, या कई जगह मिलता है, लेकिन वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि चक्रवर्ती ब्याज जो है, जिसको समझ में आ गया वो उसको लेता है, और जिसको समझ में नहीं आया वो उसको पे करता है। ये सीधा सा सिद्धांत या है। बिल्कुल। तो आपका जो कथन है चक्रवर्ती कंपाउंडिंग को लेके, मैं उस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपको किसी या को अगर एक एक्सपेरिमेंट समझना हो, चक्रवर्ती काम कैसे करता है, चक्रवर्ती ब्याज, तो या आप चेस, पता है चेस, शतरंज जिसको हम बोलते हैं, शतरंज में या 64 खाने होते हैं। ठीक है, 64 या खाने में पहले खाने पे आप एक चावल रखिए, दूसरे खाने पे या दुगना कर दीजिए, दो हो जाएंगे। तीसरे या खाने पे दुगना करेंगे, चार हो जाएंगे। ऐसे करके आप हर या खाने के बाद में उसको दुगना करता जाइए। ठीक है, या आप 64वें खाने को भर के दिखा दीजिएगा। I पता है आप, understand a story. Yeah, 64वां जो खाना है, about it. अगर वो अगर हाँ, आपको भर देंगे तो हो सकता है कि शायद पृथ्वी की पूरी कवरिंग हो जाए गेहूं से, मतलब चावल से, सॉरी। तो हाँ, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी हिसाब से ये काम करता है। yeah. So my next question would be for you. Means मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि what would be our psychology, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग और आफ्टर इन्वेस्टिंग। मीन्स what should be invest in short term game और long term game. देखिए, साइकोलॉजी ही तो सबसे बड़ा अंतर है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में, इन्वेस्टर में, या पर्सन में भी आप बोल सकते हैं। Yeah, साइकोलॉजी आपकी कैसी है? देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट में इमोशंस की जगह नहीं है। yeah, लेकिन कोई भी काम बिना इमोशन के होता नहीं है। कन्विक्शन हाँ, आपको बिना इमोशन के आता नहीं है। तो इसका मतलब ये है, yeah, इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कब, जैसे yeah, मान लीजिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं कुछ कई लोगों को मैं ट्रेडिंग के लिए एडवाइस भी करता हूँ, जो मेरे पर्सनल रिलेशंस में हैं, मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ। राइट। क्योंकि मैंने ISM सर्टिफिकेशन लिया है, मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। तो yeah, उनको जब मैं एडवाइस करता हूँ, वो या फिर वो जो कोई भी ट्रेड लेते हैं अपने हिसाब से, मैंने कई बार लोगों को देखा है, पहले ट्रेड तो ले लिया क्योंकि सो अच्छा लग रहा yeah, था कि इसमें प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो गलत हाँ, डायरेक्शन में जाने लग गया। तो फिर बात वहीं आ गई कि अब आप झेल कितना सकते हैं। ठीक है। और हाँ, आपको, तो साइकोलॉजी हमेशा ये होनी चाहिए कोई भी ट्रेडर की, कि जब भी आप कोई ट्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई शेयर खरीदना है, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बाय करना है। राइट। तो अब आपने yeah, रिलायंस का शेयर क्यों खरीद रहे हो, क्या वजह है इस भाव पे खरीदने की, ये आपको पता होना चाहिए। कितने शेयर खरीद हाँ, रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए।
कोई या इशू नहीं। हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपने 1900 के भाव पे खरीदा, आपका टारगेट 2100 का। मान लीजिए वो 1950 तक गया, लेकिन फिर नीचे आने लग गया, अब आपने बुक किया नहीं उसको, अब वो 1850 भी आ गया, उस समय पे आप क्या या करोगे? तो उस समय पे आपकी या बैकअप प्लानिंग भी होनी चाहिए कि अगर ये या 1800 के नीचे जाएगा तो भी मैं इसको बेच दूंगा, और उस लॉस के 100 रुपए के लॉस के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि अगर आपने या ट्रेड लिया है तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो साइकोलॉजी बहुत या सिंपल है, इमोशन को साइड में रख के काम कीजिए। आपका पर्सनल ओपिनियन आपकी जगह पे है, लेकिन बाजार का भाव अपनी जगह पे है, और बाजार आपके पर्सनल या ओपिनियन पे बिल्कुल नहीं चलता कि आप क्या सोचते हैं। या जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कोविड की जो सेकेंड वेव आई तो सबको लगा या बाजार नीचे जाना चाहिए, है ना? आज के दिन या पे बाजार की लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग है 27 मई को। लाइफ या टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया बाजार ने, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे जो मार्केट ने कभी भी कोई भी वैल्यूएशन रखा है मार्केट ने, वो आज का हाईएस्ट है पूरे लाइफ टाइम का निफ्टी का। इट्स ग्रेट टू यार। ठीक है, अब बहुत कोई अब आप ब- बोल रहे हो इकोनॉमी तो बर्बाद चल रही है, कुछ दुकानें खुली नहीं है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक मार्केट क्यों ऑन द रूफ है? तो बात यही है, स्टॉक मार्केट वही देखता है कि किसने कितना धंधा डाला है। देखा कि एचडीएफसी करोड़ ने 8,000 करोड़ का धंधा डाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 11,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया है, टाटा स्टील ने 11,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। सॉरी, टाटा स्टील का मुझे फिगर चेक करना पड़ेगा एक और बार, बट अमूमन कहीं वहीं पे ही है। तो किस कंपनी, अब जैसे कल बीपीसीएल का रिजल्ट आया, बीपीसीएल ने 11,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया प्रॉफिट। तो मार्केट या आपके वैल्यूएशन कि आपका धंधा कितना है, कितना आपका एसेट क्वालिटी, उसके हिसाब से आपका शेयर प्राइस क्या होना चाहिए, मार्केट आपको वही वैल्यू देता है। आपके सेंटीमेंट क्या है कि या धंधा चल नहीं रहा है या बाहर पे क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। या सिंपल एज दैट। धंधा दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। हाँ हाँ, दिल दिल से सोचो, लेकिन दिमाग से या एग्जीक्यूट करो। आपके दिल में या आया कि मुझे ये काम करना है, बहुत अच्छी बात है, आपने दिल से सोचा, लेकिन जब वो काम करने की बारी आए ना, तब दिमाग से काम करो। या तब दिल से काम नहीं करना, दिल से सोचो क्या काम करना है, काम जब करने जाओ तब दिमाग से करो। या वो गाना भी सुनाओ, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। या बिल्कुल। तो चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है हम्म आपसे कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट आई शुड स्टार्ट, मींस अगर मुझको स्टार्ट करना हो आज, या फिर किसी किसी भी बंदे को स्टार्ट करना हो, हम्म। तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकता है और कितनी तक कर सकता है, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकता है स्टार्टिंग में, देखिए, जैसे कैसे स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकता है? मैं इसको यस। इस तरीके से रखता हूँ आपको। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, या 50 रुपए में आप अपना खर्चा चलाइए, या बाकी के 30 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, या और जो बचे 20 रुपए हैं उसको आप बचा के रखिए इमरजेंसी फंड्स के लिए। या खर्चा चला, अब जो 30 रुपए से 20 रुपए का जो मैनेजमेंट है, वही डिफरेंशिएट करेगा कि आप सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, इतना ध्यान रखिएगा बस। ओके। 100 रुपए में से 50 रुपए में आप अपना खर्चा चलाइए, लोन वोन चल रहे हैं तो वो क्लियर कीजिए। और पहली बात, मेरा तो ये मानना है कि लोन तो लीजिए ही मत, मैंने कुछ लिए थे पुराने, धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ, बहुत सारे चुक गए हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ अभी बाकी हैं। लेकिन पहली सलाह यही है, लोन तब तक मत लेना जब तक, मतलब आप समझ रहे हो ना, लास्ट कंडीशन ना आ जाए। लास्ट मतलब सबसे या लास्ट कंडीशन, क्योंकि ब्याज जो देता है वो कभी अमीर नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। ब्याज या लेने की बात है, देने की बात नहीं है। या तो यही तो ये बात है, ध्यान रख। यही गेम है। हाँ, तो अगर ओके। आप 100 रुपए अगर आप कमा रहे हैं, 50 रुपए में खर्चा चलाइए, बाकी के 30 रुपए के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, अपने लोन्स वगैरह भी चुकाने हैं, वो आपको अपना देखना पड़ेगा। 15 से 20 रुपए आप बचा के रखिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कैश फंड्स में। सिंपल। ओके, मतलब एक और क्वेश्चन मेरा बात मतलब ये मतलब बहुत से लोगों की है, मतलब जो हम्म यंगस्टर में एक रहता है हम्म कि मतलब कुछ भी रुपए आया तो मतलब कुछ भी खरीद लिया,
हम्म। तो जैसे कि अभी एक सिचुएशन आई थी मेरे सामने। हम्म। तो मेरा दोस्त पूछ रहा था, मतलब अभी, तो मतलब उसने स्टार्ट ही किया था। तो हम्म। उसके पास 1.5-2 लाख रुपए आए। तो हम्म। वो बोला कि अब मुझको क्या बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम्म। तो बोला कि आईफोन ले आऊं या फिर इन रुपए का और कुछ करूं। तो मतलब उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अह, देखिए, एक हमारी भाषा में बोला जाता है, एसेट खरीदो लाइबिलिटी मत खरीदो। या, एसेट मतलब संपत्ति बनाओ, लाइबिलिटी मत या, बनाओ। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्रिशिएटिंग एसेट और दूसरा होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट। एप्रिशिएटिंग एसेट या, मतलब कोई सामान या कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज आपने ऐसी ली जिसकी कीमत बढ़ती जाएगी। या, आपने 100 रुपए की खरीदी, कल उसकी कीमत 120 रुपए हो जाएगी, फिर 150 रुपए हो जाएगी, फिर 200 रुपए हो जाएगी। या, ठीक है। एक सामान आप ऐसा लेके आए कि आपने उसको शोरूम से खरीदा और शोरूम के बाहर निकाला और उसकी 100 रुपए की कीमत 70 रुपए पे आ गई। तो हमेशा, या, जब तक जरूरी ना हो, कंपलसरी ना हो, तब तक डेप्रिशिएटिंग एसेट में पैसा मत डालो जिसकी कीमत या, घटते जाए। अब मुझे बताओ, आईफोन अगर आपका दोस्त खरीदता है 70,000 रुपए का, अगर उसको उतनी रिक्वायरमेंट है, उतने हाई फंक्शंस यूज करता है, उसको उतनी अगर हाई फंक्शनैलिटी की जरूरत है, तो नो डाउट उसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो उसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट के लिए अगर वो ले रहा है, तो आई डोंट थिंक इट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट। या, ओके, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे ये कि हाउ टू चूज अ ब्रोकर और एडवाइजर, एक सही एडवाइजर और एक सही ब्रोकर को कैसे चूज करें जिससे कि हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छे लेवल पर रुपए भी बना पाए और बहुत कुछ सीख भी पाए स्टॉक मार्केट में। देखिए, ब्रोकर आपको बत, मतलब मैं बताना चाहूंगा कि ब्रोकर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सर्विस ब्रोकर होता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। सर्विस ब्रोकर आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करता है जिससे आपको आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। आप उससे टेलीफोनिक ट्रेड भी कर सकते हैं, मतलब आप उनको टेलीफोन कर कॉल करके आप उनको बोल सकते हैं कि आपको बाइंग और सेलिंग आपको करनी है। या, वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट करता है। दूसरा सर्विस ब्रोकर होता है जहाँ पे, सॉरी, डिस्काउंट ब्रोकर होता है जहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स खुद पंच करने होते हैं, मतलब आप अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप टेक्निकली या, साउंड पर्सन है, मतलब आप चीज़ें आप खुद ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाइए, आपको ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा, कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बट अगर आप टेक्नोलॉजी में उतने एफिशिएंट नहीं है यूज़ करने में, तो आप सर्विस ब्रोकर के साथ जाइए। लेकिन कोई भी दोनों में से कोई भी ब्रोकर चूज करने से पहले ये देख लीजिए कि उनका कंप्लायंस हिस्ट्री कैसा है, क्या उन्होंने या, कस्टमर के अगर कोई कंप्लेंट्स आए हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया, उनके बारे में कोई बैक हिस्ट्री में कोई गलत चीज़ें तो नहीं है। राइट। तो इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, आपकी जमा पूंजी है, आपकी सेविंग्स है जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर गलत इंसान के या, हाथ में अगर चली जाएगी, और वो उसके साथ, क्योंकि हाँ, ब्रोकर के पास में फुल अथॉरिटी होती है आपके ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने की, तो ब्रोकर का या, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। पारदर्शिता ये ब्रोकर बात के तो सही है। ऑपरेशंस में रखना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ पैरामीटर है बेसिक जिनके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवाइजर्स की, तो एडवाइजर्स से रिलेटेड ऐसा है कि सबसे बेस्ट एडवाइजर वो होता है जो क्लाइंट की नीड को समझ सके, उसके रिस्क को मैनेज कर या, सके, उसकी गोल सेटिंग उस तरीके से होनी चाहिए कि क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए जो पॉसिबल है उसके कैपेसिटी के या, अकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट चीज ये भी है कि क्लाइंट के बारे में वो ये भी समझ सके कि क्लाइंट कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही एक लौती ऐसी चीज है जहाँ पे इस मार्केट में सबसे ज्यादा लोगों को लॉस होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस ऐसा है नहीं जिसमें आपको लॉस या, नहीं होता। क्या आप मुझे कोई भी ऐसा बिजनेस बता सकते हैं जिसमें कभी लॉस नहीं होता? है अरे ऐसा ऐसा कोई कोई भी बिजनेस ही बिजनेस? नहीं है। नहीं है ना या, विशाल जी? तो वही नहीं। बात है। लेकिन आप उसमें, अगर कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें लॉस नहीं हो सकता, लेकिन लोग उसमें पैसा फिर कैसे कमाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? वो तो रिस्क लेके ही पैसे कमाए जाते हैं और रिस्क मैनेज करके ही कमाए जाते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो बात यहीं पे आके अटकती है कि रिस्क मैनेज करके पैसे कमाए जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे लॉसेस होते रहते हैं, उनके अगेंस्ट में प्रॉफिट्स भी आते हैं। राइट। तो इसी चीज को या, समझना बहुत जरूरी है कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो एडवाइजर चुनते वक्त में आप ये ध्यान रखिए कि आपका एडवाइजर आपका रिस्क मैनेजमेंट किस बेसिस पे आपका
हैंडल आउट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवाइजर चूज करते टाइम पे ये देखें वो रिस्क कैसे मैनेज करता है, आपकी गोल सेटिंग किस हिसाब से की है उसने, और किस आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करवा रहा है या नहीं, और उस चीज से आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि या एडवाइजर सजेस्ट करेगा और आप काम करेंगे, दैट इज वन थिंग, लेकिन एडवाइजर जो काम करवा रहा है क्या आप उससे कंफर्टेबल हैं, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज या दिस इज जस्ट ट्रू मींस अगर किसी को एडवाइजर लेना है तो ब्रोकर या हायर करना है तो ये दोनों चीजें तो आपने जो बताई है वो तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर है। ऑफ कोर्स। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो भेदभाव वो मतलब एक डिफरेंस रहेगा और सही से दोनों काम नहीं कर पाएंगे। राइट। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, क्या क्वालिटी रहती है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में जो मिलियंस ऑफ रुपीस स्टॉक मार्केट से अर्न करते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर में क्या 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 खराबियां रहती हैं, मतलब खामियां रहती हैं जो लोग उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाते और वो उसमें गेम में हार जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट दे लूज। सबसे पहली चीज जो है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, अगर आप क्वालिटी की अगर आप बात करेंगे, सबसे पहली क्वालिटी है उसकी रिसर्च। जो एक सबसे फुल या क्वालिटी वाइज इन्वेस्टर होता है, उसकी रिसर्च मार्केट में बहुत अच्छी होती है। रिसर्च बहुत अच्छी होने का मतलब ये है कि सब जितनी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में वो गैदर कर सकता है, जो उसके जिस बिजनेस में या जिस एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, उसके बारे में वो ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सके। बिल्कुल। राइट। तो क्योंकि जब तक आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट। तो या ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी ये है कि जब एक अच्छा इन्वेस्टर एक अच्छा डिसीजन मेकर भी होता है, तो डिसीजन या मेकिंग एबिलिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। बिकॉज क्या या इन्वेस्टमेंट में जैसे आप एक एग्जांपल, हम इस टाइम पे दो एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइम पे। या दोनों बैंकिंग सेक्टर के हैं, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा है यस बैंक। या ठीक है। एक समय आ गया था कोविड के टाइम पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर था वो 19 रुपए के भाव पे था, और यस बैंक का तो आपको किस्सा पता ही होगा, 10 रुपए तक चला गया था। राइट। लेकिन या यस बैंक आज भी 15 रुपए पे चल रहा है, 10 रुपए से आके, और आईडीएफसी बैंक 19 रुपए का शेयर आज के भाव पे भी 58 रुपए पे चल रहा है। तो या दोनों में अगर कोई इंसान पैसा डाल देता उस टाइम पे, तो किसका पैसा ज्यादा बड़ा होता? तो दोनों है तो दोनों आईडी बैंक ही। या तो रिसर्च अप टू द पॉइंट होनी चाहिए कि किस हिसाब से किस बेसिस पे आप पैसा डाल रहे हो। दोनों में अंतर क्या है? दोनों या का बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों की वर्किंग या क्वालिटी जो है, वर्किंग ऑपरेशन मोड है, वो अलग है। तो आपकी रिसर्च थरो। दूसरी चीज, आपको अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर या में पेशेंस नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते बाजार से। बाजार मशीन ही है एक। या वॉरेन बफेट की आपने बात की थी, तो वॉरेन बफेट की एक कोट में से बहुत बड़ा फेमस कोट ये भी है कि वॉरेन बफेट ने या कहा था कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे धैर्यवान लोग अधैर्यवान लोगों से ज्यादा पैसा ले लेते। मतलब या जिसके पास जितना ज्यादा पेशेंस होगा वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर में। कि या इमोशनल बैलेंस का मतलब ये है कि कब उसको डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे करनी है, कब उसको मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए उसको मार्केट से एग्जिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब कोविड की जब बात आई थी लास्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो सेल आउट किया था, राइट। आप शायद हो सकता है 20 साल 25 साल पुराने इन्वेस्टर हो, लेकिन जब जिस हिसाब से मार्केट टूट रहा था उस टाइम पे, मार्केट की वैल्यू आधी हो गई थी। स्टॉक निफ्टी 12,000 12,500 से टूट के सीधी 7,500 पे जाके रुकी थी। तो जो 5,000 पॉइंट का या ड्रॉप था, तो वहां पे लोगों ने पोर्टफोलियो सेल आउट कर दिए। लेकिन जैसे ही सेल आउट किया और जब उनको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगने लग गए या वैल्यूएशंस उनको कम लगने लग गए, तो उन्होंने तुरंत बाइंग स्टार्ट कर दी वहां पे। और फिर उन्होंने पोर्टफोलियो या शफल कर दिया कि किस टाइप के बिजनेस में अब उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल। तो या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कब आपने इन्वेस्ट किया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें ये ले लीजिए आप, टाटा मोटर्स। अब सबको पता है टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छी कंपनी है।
लेकिन पिछले 10 हाँ साल में 15 सालों में बहुत लॉस टाटा मोटर्स ने बुक किया है। मतलब टाटा मोटर्स ने या प्रॉफिट्स में आने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। लेकिन अब ईवी की जब से बारी आई है तब से टाटा मोटर्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर में बन के आया है। ईवीज में सबसे हाँ सक्सेसफुल जो इंडियन कंपनीज है उनमें टाटा मोटर्स है, नॉट इवन मारुति सुजुकी, नॉट इवन या दिस वन। आप अगर इसमें आप बात करेंगे मैं तो आपका अशोक लेलैंड्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, एस्कॉर्ट्स ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हीरो हो गया, बजाज हो गया, तो वो टू व्हीलर सेगमेंट ही आपका अलग हो गया। लेकिन इंडियन प्लेयर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो इवन महिंद्रा इज नॉट परफॉर्मिंग दैट मच गुड विद इन ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर या में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सबको पता है कि फ्यूचर में ईवी ही होने वाला है। जैसे टाटा की या नेक्सन, सो नेक्सन वाज अ वेरी गुड या कार फ्रॉम टाटा। तो वही चीज है, तो लोगों ने उसको वैल्यूएशन देना शुरू किया। एक स्टॉक कोविड के टाइम पे जब गिरा था मार्च हाँ के लास्ट ईयर मार्च में, शेयर का भाव 80 रुपए हम्म, चला गया था। आज उसका भाव 320 रुपए। ओह जस्ट तो गेम चेंजिंग हाँ, मतलब एक समय ऐसा था कि लोग 80 रुपए पे उस कंपनी का शेयर बेचने तैयार थे। मतलब कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 80 रुपए के भाव पे उस टाइम पे टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ आ गया था। अब जो कंपनी 20,000 करोड़ की सेल्स करती हो, उस कंपनी को अगर तुम 20,000 करोड़ की मानोगे तो ये तो कैसा चीज है गलत कि बात है। जो कंपनी हाँ साल भर में 20,000 करोड़ का माल बेचती है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, माल बेचने की बात कर रहा हूँ। जो कंपनी 20,000 करोड़ का माल साल भर में बेचती है, उस कंपनी का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ पे है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो बहुत सस्ती इन्वेस्टमेंट है। तो हाँ राकेश झुनझुनवाला जी ने वहां पे 85 या 80 रुपए के भाव से उन्होंने शेयर खरीदे थे कुछ उस टाइम पे। और इनफैक्ट उन्होंने अभी भी उसके शेयर खरीदे, शायद 11 मई को उन्होंने 1 करोड़ शेयर और वापस खरीदे टाटा मोटर्स के 311 रुपए के भाव से। क्या तो बात है। यही चीज है। हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और जबकि इस साल इस क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने 7,500 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। मार्च क्वार्टर जो हाँ, क्लोजिंग दिया है टाटा मोटर्स ने 2021 हाँ, का, उसमें 7,500 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने उससे में से पैसा निकाल लिया बाहर। नहीं भैया, कंपनी ने साढ़े हाँ, सात हजार करोड़ का लॉस पोस्ट किया, मैं पैसा नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, एक क्वार्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्वालिटी, कि आपको पता है एक क्वार्टर जी। खराब गया है, तो एक तिमाही खराब गई है, दो में सुधर जाएगा, आपको फ्यूचर पता है। तो ये जी, इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। बिल्कुल आपने तो बिल्कुल सही बोला ये बात तो। ये इन्वेस्टर क्वालिटीज है। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि ये तो आपने बहुत बोला कि इन्वेस्टर की क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं। तो राइट। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, क्वालिटी तो सक्सेसफुल ट्रेडर। अब इन्वेस्टर तो वो लॉन्ग टर्म में कर दी उन्होंने इन्वेस्ट, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की क्या क्या क्वालिटीज रहती हैं, ये भी बताइए आप। सक्सेसफुल ट्रेडर, देखिए ट्रेडिंग इज ए वेरी ट्रिकी थिंग, वेरी ट्रिकी थिंग। क्या मतलब इन्वेस्ट, जैसे अब लोगों को हमारे यहाँ क्रिकेट पसंद है, तो जैसे इन्वेस्टर को तो खैर मैं टेस्ट मैच भी नहीं बोलूंगा। क्या इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक क्रिकेटर है, आपको उस क्रिकेटर पे पैसा लगाना है, उसके पूरे क्या करियर पे पैसा लगाना है कि जब तक वो 15 साल तक रहेगा क्रिकेटिंग करियर में, राइट। तो तब तक वो सबसे क्या अच्छा क्रिकेटर कौन सा रहेगा, अब आप किस पे पैसा लगाओगे, है ना। और या और अब ट्रेडिंग मतलब है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे किया, अब मेरे को आप बताइए ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, चारों मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, या ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहेगा। तो अब मैन ऑफ द सीरीज की बात आई तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जा रहे हैं तो सबसे अच्छा, अगर बैट्समैन में मैं बात करूं तो विराट कोहली मुझे ठीक लगता है। उस टाइम पे मुझे लगता है कि विराट कोहली सबसे ज्यादा ओके रन बनाएगा, राइट, है ना। लेकिन हाँ मुझे एक और चीज पता है कि ऋषभ पंत का इस बार सिलेक्शन हुआ था, तो और मैं ऋषभ पंत पे इस बार बैट ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत एक एग्रेसिव प्लेयर है। तो जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मतलब वही 50 बॉल हाँ खेलेगा, 70 रन लगाएगा वो, है ना। सेंचुरी मारेगा नहीं हाँ मारेगा, लेकिन रन की जब बारी आएगी तो 40-50 बॉल खेल के 60-70 रन वो आराम से बना सकता है 150 के स्ट्राइक रेट से। तो या तो मैं क्या करूंगा, ऋषभ पंत टाइप के प्लेयर को के ऊपर मैं पैसा लगाऊंगा ना। तो यही चीज है। जैसे अब ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं, अब स्टॉक मार्केट से कोई एग्जांपल उठाते हैं, तो जैसे अब एक स्टॉक था, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन गया था उसका कल के दिन में, 620 रुपए से खरीदी थी, आईओएल सीपी, आईओएल केमिकल्स का एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है।
₹620 की खरीदी थी, तो कल से मैंने बाय दिया या उसको। अब मेरा टारगेट उसका ₹900 का है, ₹620 से खरीदी की है मैंने, है ना, कि या टारगेट है मेरा कि 2 से 3 महीने के अंदर में उसका टारगेट आ जाना चाहिए। और ₹900 का मेरा पहला टारगेट है उसका। आज के दिन की उसकी क्लोजिंग ₹670 के आसपास है। तो 620 से या 670 मतलब मुझे 50 पॉइंट तो मुझे ऐसे ही मिल गए। हाँ तो लगभग बिल्कुल। लगभग मैं 8.5% तो मैं अप ऑलरेडी हूँ 2 दिन में। अब मैं चाहूँ तो 2 दिन में हाँ 8.5% कम नहीं होता है। बुक हाँ करने को मैं बात आज भी, बहुत मतलब कल कर सकता हूँ मैं बुक। तो अब लेकिन कोई हाँ मुझे बोले कि मैं IOLCP में हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा रखूंगा, तो नहीं सर, मेरे को बिजनेस थोड़ा सा रिस्की लगता है। लेकिन अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से शॉर्ट टर्म में मैं उसको रखना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म पे वेट कर रहा हूँ उस बिल्कुल। पे, लॉन्ग टर्म पे नहीं। अब वही चीज है कि मैं IDFC पे मैं शॉर्ट टर्म पे वेट नहीं कर रहा। IDFC का इस बार का क्वार्टर अच्छा नहीं आया है। टाटा मोटर्स का क्वार्टर इस हाँ बार का अच्छा नहीं आया है, बट स्टिल दो शेयर्स आर इन हाँ माई पोर्टफोलियो। वो शेयर्स अभी भी मेरे या पोर्टफोलियो में है। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका हाँ, क्वार्टर कैसा है। मुझे पता है इस क्वार्टर में परफॉर्म नहीं किया, अगले में कर देंगे। लेकिन अगर IOLCP का बिल्कुल क्वार्टर, बिल्कुल। अगला क्वार्टर अच्छा नहीं आएगा, तो मैं चुपचाप से पहली फुर्सत में बाहर निकल जाऊंगा। मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि पता है जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना तेजी से नीचे भी आएगा। हाँ सही बात है। तो यही अंतर है तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल। हर एक मतलब हर एक बात को अपन को ध्यान में रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी, उस कंपनी की भी रिसर्च भी करना है। ऐसा नहीं कि वो किसी ने एडवाइस दे दी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जैक्टली ये बात भी सोच सही समझ के काम है। कीजिए, क्या आपका रिस्क है, कितना आपका रिवॉर्ड आपको उससे मिल सकता है, किस बेसिस पे आपने वो डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन ले लिया और बाजार उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो भी आप उस डिसीजन पे बने रहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल कुछ सोच बिल्कुल। समझ कर डिसीजन लिया होगा। अगर आपकी रिसर्च सही है तो वो डिसीजन होना चाहिए ना। या राइट, टेक्निकल बिल्कुल बिल्कुल। पैरामीटर्स आपने देखे होंगे। लेकिन कोई भी, मान लीजिए अब मैंने IOL केमिकल्स मैंने बाय किया, कुछ भी कल ऐसी न्यूज आ जाती है जो उसके अगेंस्ट में जाती है, और मुझे लगता है कि नहीं या बॉस, इस न्यूज का इम्पैक्ट थोड़ा सा भारी हो जाएगा, तो मैं कल के कल में उसको एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये भी रखिए ओके। कब उसमें चेंजेस करने हैं, क्योंकि जो चेंज नहीं करता वो हमेशा नुकसान खाता है। या बात ये सही है। बदलते रहना चाहिए समय के जी अकॉर्डिंग। जी ओके। बिल्कुल। बुक और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा है जो मैं पूछने जा रहा हूँ। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक लॉट्स ऑफ मनी थ्रू स्टॉक मार्केट। जो आपकी टिप्स हो, कोई ट्रिक्स हो जो आपको आप फील करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, वो आप शेयर कीजिए। हम्म, सबसे पहली टिप तो ये है, जिस चीज की समझ ना हो उसको मत करिए, आप हमेशा नुकसान या खाएंगे। अब लेकिन आपने बात की स्टॉक मार्केट की, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब आपको जानकारी नहीं है फिर भी पैसा कमाना है, राइट, तो पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। या जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपकी रिसर्च स्ट्रांग होगी, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपकी रिसर्च या स्ट्रांग नहीं होगी तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे उससे। कई बार होता बिल्कुल। है मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है लेकिन आपका शेयर भाग रहा है। या ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना ही बनाना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट पे काम करता है। अगर आपका डिसीजन सही है तो वो आपको ₹1 का ₹4 देने की ताकत भी रखता है। लेकिन अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो वो ₹1 का आधा रुपये भी कर देगा, और हो सकता है वो और भी कम कर दे उससे। यस बैंक एक टाइम या पे ₹450 का शेयर था, और या आज की कीमत में ₹14 होगी, क्योंकि मैंने तो भाव भी नहीं देखा, अभी यस बैंक का मैं देखता भी नहीं हूँ। ठीक है। या वही चीज है। और दूसरी चीज, इसमें भी अब आप मजेदार बात सुनिए, बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस करके एक शेयर है। लॉकडाउन के समय पे ₹125 चल रहा था, है ना। अभी पिछले 2 से 3 दिन पहले उसने हाई लगाया था ₹925 का। 125। तो स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, लोगों ने नाम नहीं सुना होगा बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस कंपनी कौन सी है, लेकिन ₹100 का शेयर ₹900 जा रहा है। कितने टाइम में, 1 साल के अंदर में, बताइए कहाँ मिलेगा इसका रिटर्न 900% का। लेकिन आपको वो चीज, डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कितने ही एडवाइजर आ जाएं, एडवाइजर नो डाउट आपको हेल्प करेंगे, बट अल्टीमेटली आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग होती है जो आपको पैसा कमवाती है। और एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा,
सही समय पे बुकिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। लोगों को या मैंने देखा है, आपने उसको उनको कुछ स्टॉक बताया, ठीक है, आपने बोला हम्म, सर 100 रुपए में बाय कर लो, सामने वाले पार्टी ने 1000 क्वांटिटी बाय कर ली, 1 लाख रुपए का माल उठा लिया, ठीक है, अब भाव हाँ, 98 रुपए आ गया उसका, है ना। एडवाइजर को लग रहा है कि यार गड़बड़ हो गई, निकल जाना चाहिए, है ना, और हम्म, गिरेगा। आपने हम्म, एडवाइजर बोला सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन रख लेंगे आ जाएगा ऊपर, है ना। अब वो हाँ, 95 रुपए आ गया। अब 2000 का जहाँ नुकसान हो रहा था वो 5 का हो गया। एडवाइजर ने बोला सर एक काम हाँ, करो, अभी भी निकल जाओ, गड़बड़ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, 5000 का नुकसान बुक कर लो। हाँ, आपने नहीं मानी बात, नहीं सर अब वो तो मैं प्रॉफिट में ही बेचूंगा सर, बेचूंगा जब, अभी नहीं आएगा कभी तो आएगा। पता चला वो कभी हाँ, आपका आया ही नहीं, ये बात भी सही है। है ना। तो ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट बुक करने आए हो तो लॉस बुक करना भी सीखो। या, लॉस बुक करना भी एक कला है, कि कब लॉस बुक कर लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हाँ, लोगों के साथ में दिक और हाँ एक और चीज मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से पाई, हम्म, कि प्रॉफिट बुकिंग की जब बात करते हैं, ये तो मेरे हम्म, साथ में ही हुआ, मेरे कजिन को मैंने उसको कुछ समझ में नहीं हम्म, आता, उसने बोला भाई तू ही बता, भाई तू ही संभाल, तेरे को जो करना है तू बता देना, मैं पैसे लगा दूंगा, मैं बाय सेल कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ स्टॉक बाय किया उसके अकाउंट में, उनमें कुछ प्रॉफिट आने लग गया। अब वो या, जैसे ही मैं वो पूछे भैया इसका क्या चल रहा है, इसका क्या करूं, इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, इसको बेच दूं क्या। मैंने कहा क्यों बेचना है भाई तेरे को। अब मुझे एक बात हम्म, बताओ, 100 रुपए से स्टॉक एक दिन में 900 रुपए तो पहुंच नहीं जाएगा, हाँ, पहुंचेगा क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल सौ नहीं रुपए से पहुंचे। तो 100 रुपए से पहले तो वो 125 पे ही जाएगा, फिर 150 पे आएगा, हाँ, फिर 200 पे आएगा, है हम्म, ना। तो 900 तो 200 के बाद में ही आएगा ना। अब मुझे हम्म, पता है टारगेट 900 तक जाना है, कोई पैरामीटर चेंज नहीं हाँ, हुआ बीच में, कोई न्यूज ऐसी खराब नहीं आई, सब कुछ सही चल रहा है, बिजनेस धंधा पानी सब सही चल रहा है कंपनी का, तो मैं क्यों बेचूं उसको बीच हाँ, में, जब मैं पहले सोच के बैठा बिल्कुल था सही कि ये बात। 900 रुपए तक जा सकता है। हाँ, तो एक चीज और ध्यान बिल्कुल। रखना, जो मैंने पता किया, लोगों को लॉस बुक करने से ज्यादा प्रॉफिट कमाने से डर लगता है। हाँ, लोगों को लॉस बुक करने से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में देखने पे डर लगता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, आप 20 हजार रुपए का हाँ, लॉस अकाउंट में देख लोगे कि 80 हजार रुपए की वैल्यू दिखा रहा है वो, ठीक है, आप उसको हाँ, होल्ड करे रहोगे जब तक वो कॉस्ट पे नहीं आएगा। लेकिन वो 1 लाख का एक लाख हाँ, बीस हजार आ जाएगा ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हाँ, हैं जो बोलते हैं आप 20 हजार आ रहा है मुझे बुक नहीं करना, नहीं तो 90% लोग तो वो 20 हजार बुक करके ही बाहर चले जाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि क्या होता है, कोई भी हाँ, स्टॉक ना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं भागता। अगर 100 रुपए का शेयर हाँ, पहले 120 पहुंचा है तो लोग क्या करते हैं, 120 पे हम्म, बुकिंग करना शुरू करते हैं, वो वापस आता है हम्म, 115 तक, ठीक है, हम्म, और लोग वहां पे 115 पे, उनको लगता है नीचे आ रहा है, 15 हजार का प्रॉफिट बुक करेंगे 115 पे और भाग जाएंगे कि हमको हम्म, नहीं करना, और वो स्टॉक 115 से फिर 140 पे ही जाके रुकता है। फिर वही सीन होता है, हाँ, ये बात 140 से सही। वो 130 आता है, फिर जो कुछ बचे होते हैं या, वो बुक करके निकल जाते हैं, और फिर वो 130 से या, जाके फिर आगे भाग जाता है, 200 तक में चला या, जाएगा वो। तो यही चीज है, तो ये बिल्कुल। चीजें कुछ हैं जो मायने रखती हैं। तो डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कब डिसीजन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसका रीजन क्या है, चाहे बाय कर रहे हो चाहे बिल्कुल, सेल कर बिल्कुल, रहे बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे बात कर कर इस एपिसोड में मतलब बेसिक्स जो भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स थे, मतलब कोई भी अगर कोई भी बंदा इस बारे में नहीं जानता कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसके हर एक बेसिक्स इस वीडियो में कैंसिल हो मतलब क्लियर हो जाएंगे। और मैं अभी जो भी ऑडियंस दिख रही है, तो मैं अभी आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो कि हम अगले एपिसोड में, इसका सेकेंड एपिसोड आने वाला है जल्दी, तो उस एपिसोड में आप पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो। और आपको सोमिल जी से बात करना हो तो मैं उनकी लिंक कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी लिंक कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जिससे कि आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हो। धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार।